Hello students, again welcome to the official YouTube channel of SSCM कॉलेज मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है दीर्घकाल में लागत एवं उत्पादन संबंध, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन रिलेशनशिप इन लॉन्ग पीरियड। लास्ट वीडियोस में हमने अल्पकाल में लागत और उत्पादन संबंध का अध्ययन किया था। अल्पकाल वह समयावधि थी जिसमें उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, और उसी प्रकार अल्पकाल में कुछ लागतें स्थिर प्रकृति की होती है और कुछ लागतें परिवर्तनशील प्रकृति की होती है। आपने देखा होगा कि जो टोटल कॉस्ट कर्व था उसे अल्पकाल में दो भागों में बांटा गया था, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरह एवरेज कॉस्ट कर्व को भी दो भागों में बांटा गया था, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। लेकिन दीर्घकाल वह समयावधि होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं और सभी लागतें भी परिवर्तनशील होती है। स्थिर और परिवर्तनशील का अंतर दीर्घकाल में नहीं होता है, क्योंकि दीर्घकाल वह समयावधि है जिसमें उत्पादक प्रत्येक उत्पत्ति के साधन को इच्छा अनुसार एवं आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है। दीर्घकाल में पर्याप्त समयावधि के कारण फर्म अपने सभी उत्पत्ति के साधनों की उत्पादन पद्धति एवं उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन कर सकती है। इसीलिए स्पेंसर ने कहा है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में लंबी समयावधि के कारण कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है तथा फर्म की कोई भी लागत स्थिर नहीं होती है। यानी लॉन्ग पीरियड में सभी साधन परिवर्तनशील होंगे और सभी लागतें भी क्या होगी, परिवर्तनशील होंगे। हम दीर्घकाल में लागतों को स्थिर और परिवर्तनशील में विभाजित नहीं करेंगे। दीर्घकाल में केवल दीर्घकालीन सीमांत लागत और दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन लागत, ये तीन ही, लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट को दो पार्ट्स फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड नहीं किया जाएगा। फर्स्ट है हमारा दीर्घकालीन औसत लागत। दीर्घकालीन कुल लागत को दीर्घकालीन औसत लागत कैसे ज्ञात होगी? दीर्घकालीन कुल लागत यानी लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट में डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो दीर्घकालीन औसत वक्र यह स्पष्ट करता है कि उत्पादन की विभिन्न मात्राओं पर न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत क्या होगी। अन्य शब्दों में हम देखें तो जब उत्पादन के लिए विभिन्न अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को स्पर्श करते हुए जो वक्र बनता है, आप उपरोक्त रेखा चित्र में देखेंगे, ये SAC शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये SAC2 है, ये SAC3 है। इन तीनों वक्रों को स्पर्श करते हुए जो वक्र बना LAC, ये क्या है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। तो अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को स्पर्श करते हुए जो वक्र बनता है वह कहलाता है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। इस रेखा चित्र में हम देखेंगे LAC जो वक्र है उसमें अल्पकालीन SAC1, SAC2 और SAC3 वक्रों को दर्शाया गया है। SAC1 का अगर हम उत्पादन देखें तो OQ, SAC2 का, SAC1 का आप देखेंगे तो OQ, SAC2 का देखेंगे तो OQ1 और उसका देखेंगे तो OQ2 उत्पादन है। यदि इन विभिन्न वक्रों को एक दूसरे से मिलाते हुए एक वक्र बनाया जाए तो वो कौन सा वक्र बनता है, LAC वक्र बनता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन होने पर AC में किस प्रकार परिवर्तन होता है। यानी इन इजी लैंग्वेज हम देखें कि लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व यानी दीर्घकालीन औसत लागत वक्र से क्या आशय होता है, तो विभिन्न अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को स्पर्श करते हुए जो वक्र बनता है वह कहलाता है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं? दीर्घकालीन औसत लागत वक्र सभी अल्पकालीन औसत लागत वक्रों का आवरण होता है। ये ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र जो ये LAC वक्र है
सभी अल्पकालीन औसत लागत वक्रों का आवरण होता है, एनवलप, यानी इसके अंदर ये सभी सम्मिलित है। इसी कारण एलएसी को आवरण वक्र भी कहते हैं। एनवलप कर्व, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स के इस टॉपिक से रिलेटेड, उसमें बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है कि एनवलप कर्व किसे कहते हैं, लिफाफा वक्र किसे कहा जाता है। तो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को लिफाफा वक्र कहते हैं। नेक्स्ट है एलएसी सदैव एसएसी की तुलना में, यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र सदैव अल्पकालीन औसत लागत वक्र की तुलना में कम होता है। एलएसी हमेशा कम होगी एसएसी से। यही कारण है कि सभी एसएसी वक्र एलएसी के ऊपर स्थित होते हैं। ये एलएसी वक्र के ऊपर स्थित है सभी एसएसी वक्र। नेक्स्ट है एलएसी का न्यूनतम बिंदु उत्पादन की न्यूनतम लागत एवं फर्म के अनुकूलतम आकार या उत्पत्ति समता नियम को इंगित करता है। यहाँ देखिए, जब हमने उत्पत्ति के नियम पढ़े थे तो जो उत्पत्ति वृद्धि नियम होता है उसे हम क्या कहते हैं, लागत ह्रास नियम। तो जब प्रारंभ में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है तो लागतें क्या होती है, गिरती हुई होती है। उत्पत्ति, फिर उत्पत्ति समता नियम, और जैसे ही उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है तो लागत वृद्धि नियम, तो यहाँ से क्या होना लग जाती है, लागतों में वृद्धि शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है एलएसी वक्र एसएसी वक्रों को केवल स्पर्श करती है, काटती नहीं है। जो एलएसी वक्र है वो सभी एसएसी वक्रों को केवल स्पर्श करेगा, कोई भी एलएसी वक्र एसएसी वक्र को काटता हुआ नहीं गुजरता है। एलएसी वक्र की आकृति भी एसएसी वक्र की भांति यू आकार की ही होती है। जो एलएसी वक्र की आकृति होती है वो भी यू शेप की होती है, लेकिन वो एसएसी वक्र की अपेक्षा अधिक फ्लैट होता है। नेक्स्ट है एलएसी वक्र सभी एसएसी वक्रों को उनके न्यूनतम बिंदुओं पर स्पर्श नहीं करती है। एलएसी अपने न्यूनतम बिंदु पर ही एसएसी को उसके न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श करती है। जब तक एलएसी वक्र गिरता है तब तक एलएसी वक्र एसएसी वक्र के गिरते हुए भागों पर स्पर्श करता है, और जब एलएसी रेखा ऊपर उठती है तो वह एसएसी के बढ़ते हुए भागों को स्पर्श करेगी। आवश्यक नहीं है कि एलएसी वक्र एसएसी वक्र को न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श करे। जब प्रारंभ में एसएसी वक्र गिरते हुए होते हैं या एलएसी वक्र गिरता हुआ होता है तो वो एसएसी वक्र के गिरते हुए भाग को, और जब बढ़ते हुए होते हैं, लागत बढ़ती भी होती है एसएसी और एलएसी, तो वो बढ़ते हुए भाग को स्पर्श करते हैं। तो ये हमने देखा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जिसे लिफाफा वक्र भी कहा जाता है, एनवलप कर्व। नेक्स्ट है दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र। दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र भी यू आकृति का होता है। दीर्घकाल में स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागतों का अंतर समाप्त हो जाता है। सभी लागतें परिवर्तनशील होती है। कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत एक ही हो जाती है, जो वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट सेम होती है। अतः दीर्घकाल में सीमांत लागत को परिवर्तनशील लागत के शब्दों में व्यक्त या परिभाषित नहीं किया जा सकता। दीर्घकाल में सभी लागतें क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। स्थिर और परिवर्तनशील लागतों का अंतर समाप्त हो जाता है। अतः दीर्घकाल में एक इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे दीर्घकालीन सीमांत लागत कहते हैं। दीर्घकाल में एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जो वृद्धि होगी उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घकालीन सीमांत लागत कहते हैं। दीर्घकालीन सीमांत लागत तथा दीर्घकालीन औसत लागत में बिल्कुल वही संबंध होता है जो अल्पकालीन सीमांत लागत तथा अल्पकालीन औसत लागत में होता है। हमने लास्ट वीडियो में सीमांत लागत और औसत लागत के मध्य जो संबंध होता है उसका अध्ययन किया था कि आपने ये हमारा जैसे मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, और जब ये गिरेगा तो ये एसी से ऊपर नीचे होगा। ये जैसे ये मार्जिनल कॉस्ट, इसमें हम डायग्राम दे रखा है, इसी में समझ लेते हैं। दीर्घकालीन सीमांत लागत तथा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र आपको यहाँ दिए हुए हैं और एसएसी भी आपको गिवन है। देखिए ये आपका एसएमसी है, ये हमारा एसएसी है। तो इनमें क्या संबंध था कि जब गिरता हुआ होगा तो एसएमसी एसएसी की अपेक्षा नीचे होगा, और जब बढ़ते हुए होंगे तो एमसी एसी से ऊपर होगा। ये हमेशा मार्जिनल कॉस्ट या हम मार्जिनल प्रोडक्शन देखें, रेवेन्यू देखें, तो मार्जिनल और औसत के बीच में हमेशा यही रिलेशनशिप होगी।
और जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है वो एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके न्यूनतम बिंदु पर नीचे से काटता हुआ होता है, और जब गिरेगा, जब दोनों लागतें कम होती हैं तो मार्जिनल कॉस्ट तेजी नीचे होता है, और जब बढ़ती हुई होती है तो मार्जिनल कॉस्ट ऊपर होता है। 3 है, गिरते हुए का जब काटता है तो ऐसी कर्व को वो उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है, और जब बढ़ते हुए होते हैं तो एसी की अपेक्षा ऊपर होता है एमसी कर्व। तो इस रेखा चित्र में स्पष्ट होता है कि एलएसी गिरती है। अब हम यहाँ एलएसी वक्र को देखेंगे, ये हमारा एलएसी वक्र है और ये हमारा एलएमसी वक्र है। तो इस रेखा चित्र में जब एलएसी गिरती है तो एलएमसी उससे कम होती है, गिर रही है, तो जब एलएसी गिरती है तो एलएमसी उससे कम होती है, एमसी नीचे है। एलएसी के न्यूनतम बिंदु ये पी बिंदु है, यहाँ पर एसएमसी और एलएसी, ये हम बोले एलएसी और एलएमसी बराबर होती है, और फिर जैसे ही बढ़ती है तो एमसी तेजी से बढ़ती है एसी की अपेक्षा। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि पी बिंदु पर एलएसी इक्वल्स टू एलएमसी इक्वल्स टू एसएसी चारों अल्पकालीन औसत लागत, अल्पकालीन सीमांत लागत, दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत सभी क्या हैं, बराबर हैं। तो ये था हमारा दीर्घकालीन सीमांत लागत। दीर्घकालीन सीमांत लागत किसे कहते हैं? दीर्घकाल में कुल लागत में जो वृद्धि होती है एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से, दीर्घकाल में कुल लागत में जो वृद्धि होती है वह कहलाती है दीर्घकालीन सीमांत लागत। दीर्घकालीन सीमांत लागत और दीर्घकालीन औसत लागत में वही संबंध होता है जो अल्पकालीन सीमांत लागत और अल्पकालीन औसत लागत में होता है। नेक्स्ट है लागत के निर्धारक तत्व या लागत फलन, कॉस्ट फंक्शन की कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं या कॉस्ट पे इफेक्ट डालते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्शन टेक्निक, उत्पादन की तकनीक। किसी भी व्यावसायिक संस्था में यदि उच्च या उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जाएगा तो उत्पादन क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा, और प्रारंभिक स्थिर लागत अधिक होने के बावजूद प्रति इकाई लागत का भार धीरे धीरे कम हो जाएगा। यदि हम उत्पादन की अच्छी तकनीक का, उन्नत तकनीक का प्रयोग करेंगे तो प्रारंभ में यदि लागत ज़्यादा आएगी, लेकिन उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि होने से हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है उत्पत्ति के नियमों की क्रियाशीलता। हमने उत्पत्ति के नियमों का अध्ययन किया, या अभी भी मैंने आपको बताया कि जब उत्पत्ति किसी भी व्यवसाय में प्रारंभ में जब उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है तो लागत ह्रास नियम, तो लागतें, उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू हो रहा है तो लागतें में क्या आएगी, लागतें कम होगी, लागत ह्रास नियम। उत्पत्ति समता नियम है तो लागत बराबर रहेगी, लागत समता नियम। और जैसे ही उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होगा तो लागत वृद्धि नियम। तो उत्पत्ति के नियम की प्रकृति भी लागतों को प्रभावित करती है। उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने पर उत्पादन में वृद्धि की जाती है तो प्रति इकाई लागतें घट जाती है, क्योंकि फर्म को अनेक प्रकार की आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होती है। इसके विपरीत उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशीलता होने पर प्रति इकाई लागतें बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है उत्पादन का आकार, साइज ऑफ प्रोडक्शन। यदि कोई फर्म बड़े पैमाने का उत्पादन करती है तो फर्म को अनेक प्रकार की बचतें प्राप्त होती है। तो बड़ी मात्रा में कच्चा माल खरीदना, परिवहन व्यय में बचत इत्यादि। तो लागतों में क्या होती है, कमी। जब बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो अनेक प्रकार की आंतरिक और बाह्य बचतें प्राप्त होने के कारण लागतों में क्या आती है, कमी आती है। नेक्स्ट है संयंत्र की क्षमता का उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ प्लांट। जब संयंत्र का उसकी उच्च क्षमता तक हम की उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग करते हैं तो लागतों में क्या आती है, कमी आती है। फर्म में स्थापित संयंत्र की क्षमता का प्रयोग भी लागतों को प्रभावित करता है। यदि फर्म क्षमता का अधिकाधिक प्रयोग करती है तो स्थिर लागतों का भार अधिक उत्पादन पर पड़ने के कारण आपकी प्रति इकाई लागत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि यदि उत्पत्ति के साधनों के मूल्यों में वृद्धि होगी, अब रॉ मटेरियल महंगा है, लेबर महंगा है, कैपिटल पे इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो क्या होगा, जिस वस्तु का उत्पादन किया जाएगा उसकी लागत भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उत्पत्ति के साधन
भी वस्तु की उत्पादन लागत को प्रभावित करते हैं। यदि उत्पत्ति के साधनों का मूल्य अधिक होगा तो फर्म को साधनों को नियोजित करने में अधिक व्यय करना पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप फर्म की लागतों में वृद्धि होगी। और यदि साधनों का मूल्य कम है तो फर्म की लागतों में क्या होगा, कमी आ जाएगी। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन। अब यदि उत्पादन कार्य सतत और नियंत्रण रूप से चल रहा है, उत्पादन में कोई भी बाधा या अवरोध नहीं आती है, तो फर्म की लागतें कम होती हैं। जबकि उत्पादन बार बार अवरुद्ध होने पर अनेक अनावश्यक व्यय भी करने पड़ते हैं, जिससे लागतों में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट है प्रबंधकीय कुशलता का स्तर। वर्तमान में प्रतिस्पर्धात्मक युग में प्रबंधकीय कुशलता का फर्म की लागत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि फर्म का प्रबंध व संगठन कुशल है, अर्थात कुशल प्रबंधकों का चयन किया गया है, तो वे अपने चातुर्य व अनुभव से फर्म की लागतों को कम करने में सफल हो जाते हैं। इसके विपरीत फर्म की लागतों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है सरकार की कर नीति। यदि सरकार वस्तुओं पर भारी मात्रा में कर लगाएगी तो वस्तु की लागत अधिक होगी, और यदि कर कम होगा, अनुदान और आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, तो लागत कम आती है। नेक्स्ट है व्यापार की स्थिति। यदि व्यापार में तेजी या मंदी की स्थिति से है, व्यापार की स्थिति से तात्पर्य बाजार में तेजी या मंदी की स्थिति है। यदि बाजार में तेजी या मुद्रास्फीति की स्थिति है तो फर्म की लागतें अधिक होगी, और मंदी या संकुचन के समय फर्म की लागतें कम होगी। तो कॉस्ट फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, कॉस्ट ऑफ एस इज अ फंक्शन ऑफ टी एल एस पी एफ एम यू डॉट डॉट डॉट। यहाँ तो एक्स वस्तु के उत्पादन की लागत, एफ फंक्शन यानी फलन, टी यानी टेक्निक, अभी हमने देखा उत्पादन की तकनीक का प्रभाव पड़ता है लागत पर, उत्पत्ति के नियमों का, उत्पादन के आकार का, उत्पत्ति के साधनों का मूल्य, प्रबंधकीय क्षमता, प्रबंधकीय कुशलता और क्षमता का उपयोग। तो ये जो विभिन्न फैक्टर्स हैं, ये किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को प्रभावित करते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, लागत फलन, कॉस्ट फंक्शन। तो इस वीडियो में हमने दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र, दीर्घकाल में लागत और उत्पादन के मध्य जो संबंध होते हैं, और लागत को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया है। इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।